तो जंग इस नहज पर आ गई है कि माशी वॉरफेयर इसका सबसे बड़ा हथियार बन गया है। एक तरफ ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया हुआ है, तो दूसरी तरफ इसराइली वजारत खजाना के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल की मईशत को पहुंचने वाला नुकसान एक हफ्ते में तकरीबन $3 अरब से ज्यादा हो सकता है। क्या आप इस सारी सूरत हाल में इसराइल को बैकफुट पर जाता देख रहे हैं? देखिए, इजराइल का तो बुनियादी तौर पे लास्ट टाइम भी अगर मुझसे पूछें एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या एयर पावर, तो पिछली दफा भी ईरान और इजराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, भरम इजराइल का टूटा था। ईरान के पास तो खोने को था ही कुछ नहीं पिछली दफा भी, और अभी भी कुछ खास नहीं है। इजराइल ने अपने आप को यही कहा हुआ था जो अमेरिका कहता है, इनविंसिबल हूं मैं और वनरेबल नहीं हूं कभी मैं भी। तो वनरेबल हो भी गया, और इतने पेनिट्रेट करके चाहे 10-15% मिसाइल या वेपन्स या क्रूज या बैलिस्टिक सारे पहुंच गए। उन्होंने बड़ी स्ट्रेटेजिक टारगेट पे हमला किया। उन्होंने उनके मुसाद हेडक्वार्टर को टारगेट कर दिया था पिछली दफा। उन्होंने आइजर वाइसमैन जो है स्टेट इंस्टीट्यूट है उसको टारगेट किया था। बंकर्स में सारे सोए डिप्लोमेट्स भी। तो उन्होंने पहला राउंड तो पिछली दफा भी एक प्लस करके छोड़ा था। फिर अमेरिका को B-52 बुलाने पड़े अपने, ताकि इसराइल की सपोर्ट में, ताकि सीज फायर हो सके। तो मेरा ख्याल है अभी इसराइल की जो इस वक्त जो इमेज चल रहा है वो लूज होता जा रहा है। और मैं एक लास्ट इस सवाल के जवाब में लास्ट कहना चाहूंगा कि जो मैं एक हफ्ते की जो जंग देख पा रहा हूं, जिस स्टेचर पर हमने ईरान को जाते हुए देखा था जंग में, वो अपग्रेड हुआ है एक हफ्ते में। और जिस स्टेचर पर इजराइल ने और अमेरिका ने जंग लॉन्च की थी, और मुझे लगता है कि जंग खत्म होने के बाद भी वो अपना जो जोम और भरम है उसको मेंटेन नहीं कर सकेंगे। दे विल नॉट बी दैट इजराइल एंड दैट यूएसए। राइट। और इस जंग की माशी तपिश अब पाकिस्तान तक भी पहुंच रही है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने तो धमकी दी है कि अगर जंग जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल भी गुजरने नहीं देंगे। तेल और गैस का जखीरा चंद दिनों का बताया जा रहा है। आखिर इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कैसे इसमें किरदार अदा कर सकता है कि हमारी सप्लाई भी ना रुके, या फिर कोई मुतबादिल मुल्क और रूट हमारे लिए फायदेमंद हो? देखिए, मैं तो अपनी तहकीक के मुताबिक बता सकता हूं कि इंडिया ने तो ऑलरेडी रूस से लेना शुरू कर दिया तेल अपने आप को बचाने के लिए, ताकि अपने लोगों को पैनिक से बचाने के लिए। अब रूस की एक बहुत बड़ी इंटरेस्ट इस खित्ते में, खास तौर पर अपना हॉर्मुज़ में ईरान की जंग में, ये भी है कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है और यहां से तेल नहीं गुजरता, तो एक वैक्यूम ऑयल का फ्यूल का डेवलप होगा। और ईरान की वजह से रूस चाहेगा कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे तो रूस को बहुत अच्छी मार्केट मिलती है, क्योंकि मजबूरन बहुत सारे मुल्क जो अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिका को थोड़ा बहुत नाराज करना, वो तो रूस की तरफ रुजू कर लेंगे, जैसे मैंने इंडिया को कहा आपको। तो आई थिंक जितनी प्रोलॉन्ग होगी, अमेरिका को नुकसान होता जाएगा। और प्रेशर जो पाकिस्तान का आप कह रही हैं, डेफिनेटली हमारी चॉइस नहीं है। अब विश के रूस से हम ले सकें, लेकिन शायद हम ले ना सकें। लेकिन हमारी जाहिर है हमें डायरेक्ट क्रंच आएगा, क्योंकि हम नेबरहुड में भी है। एक तो वो हीट आप जो कह रही हैं जिसकी तरफ जाहिर है एक बॉर्डर आपका बहुत हॉस्टिलिटी हो गई है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि फ्यूल जब महंगा होता है तो आप एग्री करेंगी कि सारी चीजें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग टाइम होगा अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खुला जल्दी। बिल्कुल। और रूस और ईरान के दरमियान भी एक बड़ा दिफाई अस्करी मुआहिदा भी मौजूद है। क्या इस मुआहिदे के तहत रूस ईरान को जंग के दौरान एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम या सैटेलाइट इंटेलिजेंस या फिर आप मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम कर सकता है? देखिए, पॉसिबिलिटी तो दोनों मुल्कों की ऑलरेडी है। शजिया, आप देखेंगे कि पिछले दिनों भी आपने देखा ना कि रूस की नेवी ने आकर एक्सरसाइज की थी ईरानी नेवी के साथ। वो सिंबॉलिक थी, मैसेज देना था अमेरिका को कि आप ना आए, हम भी पीछे होंगे। फिर आप एक और चीज नोट करें, मैं एक हफ्ता पहले फॉलो कर रहा था, चाइना ने जो अपने लेटेस्ट जो उनके सैटेलाइट पिक्चर्स हैं वो रिलीज कर दी थी। एक जॉर्डन का एक वफाक एयर बेस है, वहां पर 52 जहाज फाइटर खड़े थे। वो चाइना के थ्रू हमें पता लग गया कि अमेरिकी जहाज खड़े हैं। C-17 सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट जहाज है दुनिया का, वो वहां खड़े थे। तो रियल टाइम पिक्चर अगर चीन जैसा मुल्क देता रहे, और विदु एक सिस्टम के तहत उन्होंने एक सैटेलाइट के साथ कोलैबोरेशन भी किया हुआ है, अगर ईरान को वो पिक्चर देते रहे, तो जरूरी नहीं है कि चीन ने और रूस ने डायरेक्टली फिजिकली जंप करना है। वो इसकी कैपेसिटी को सस्टेन करते रहेंगे, वो सस्टेन करते रहेंगे। सर, तो कहीं ये कुवैत में गिरने वाले जो F-15 त्यारे के पीछे भी यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं साइबर हमला था। क्या उधर भी साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज चीन की इस्तेमाल हो रही है? तो जी, बुनियादी तौर पर देखिए, जब जंग होती है ना, तो फर्स्ट जो कैजुअलिटी वो सच होता है, यानी वो ट्रूथ जो होता है वो पहला विक्टिम बनता है। यानी पता नहीं लगता कौन सच बोल रहा है, और कुछ फॉग ऑफ वॉर होता है। अब बहुत सारी वर्जन है। एक वर्जन ईरानी कहते हैं कि हमने मारा है, और इनके पास शायद कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल उन्होंने लिए हों। कोई भी S-300 पॉसिबली इनकी बहुत अरसे से बात चल रही थी, लेकिन वो इन्होंने खुफिया रखे हैं जितनी परचेजेस की हैं। एक वो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी कोई लोग कह रहे हैं कि शायद गलती से कुवैत के अंदर से ये डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया। और कुछ एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं
कि ये गलती से उनके अपने F-18 जो जहाज है उन्होंने पैनिक में मारा है कि शायद उनकी अच्छा। तरफ कोई मिसाइल आ रहे हैं या जहाज आ रहे हैं, तो उसको मारा है। तो ये पैनिक है, लेकिन जंग के तीसरे दिन ही अपने 3 जहाज मार लेना ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल क्वेश्चन मार्क है आर्म फोर्सेस, खास तौर पर इनकी यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयरफोर्स है। आई थिंक ये आने वाले वक्त में पता लगेगा कि ये क्या हिट हुई है। लेकिन अगर जो भी हुआ है बहुत ज्यादा एट्रिशन शाये हो जाएगी, खास तौर पर अगर उनको ये शक पड़ा कि ईरान ने फायर किया है, तो वो बहुत ज्यादा परहेज करना शुरू कर देंगे इस एरिया में आने वाले, क्योंकि और नुकसान वो ले नहीं सकते, क्योंकि आप दोबारा शूट डाउन करा के तो नहीं कह सकते कि ये भी फ्रेंडली फायर हो गया। ईरान की पासदारान इनकलाब ने तो धमकी दी है कि अगर जंग जारी रही तो अबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल भी गुजरने नहीं देंगे। तेल और गैस का जखीरा चंद दिनों का बताया जा रहा है। आखिर इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कैसे इसमें किरदार अदा कर सकता है कि हमारी सप्लाई भी ना रुके या फिर कोई मुतबादिल मुल्क और रूट हमारे लिए फायदेमंद हो? देखिए, मैं तो अपनी तहकीक के मुताबिक बता सकता हूँ कि इंडिया ने तो ऑलरेडी रूस से लेना शुरू कर दिया तेल अपने आप को बचाने के लिए, ताकि अपने लोगों को पैनिक से बचाने के लिए। अब रूस की एक बहुत बड़ी इंटरेस्ट इस खित्ते में, खास तौर पर अबनाए हॉर्मुज़ में ईरान की जंग में एक ये भी है कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है और यहाँ से तेल नहीं गुजरता, तो एक वैक्यूम ऑयल का फ्यूल का डेवलप होगा, और ईरान की वजह से रूस चाहेगा कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे तो रूस को बहुत अच्छी मार्केट मिलती है, क्योंकि मजबूरन बहुत सारे मुल्क जो अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिका को थोड़ा बहुत नाराज करना, वो तो रूस की तरफ रुजू कर लेंगे, जैसे मैंने इंडिया को कहा आपको। तो आई थिंक जितनी प्रोलॉन्ग होगी अमेरिका को नुकसान होता जाएगा, और प्रेशर जो पाकिस्तान का आप कह रही हैं, डेफिनेटली हमारी चॉइस नहीं है। अब विश के रूस से हम ले सकें, लेकिन शायद हम ले ना सकें, लेकिन हमारी जाहिर है हमें डायरेक्ट क्रंच आएगा, क्योंकि हम नेबरहुड में भी है। एक तो वो हीट आप जो कह रही हैं, जिसकी तरफ जाहिर है एक बॉर्डर आपका बहुत हॉस्टिलिटी हो गई है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि फ्यूल जब महंगा होता है तो आप एग्री करेंगी कि सारी चीजें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग टाइम होगा अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खुला जल्दी। बिल्कुल। और रूस और ईरान के दरमियान भी एक बड़ा दिफाई अस्करी मुआहिदा भी मौजूद है। क्या इस मुआहिदे के तहत रूस ईरान को जंग के दौरान एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम या सैटेलाइट इंटेलिजेंस या फिर आप मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम कर सकता है? देखिए, पॉसिबिलिटी तो दोनों मुल्कों की ऑलरेडी है। शजी, आप देखेंगे कि पिछले दिनों भी आपने देखा ना कि रूस की नेवी ने आकर एक्सरसाइज की थी ईरानी नेवी के साथ। वो सिंबॉलिक थी, मैसेज देना था अमेरिका को कि आप ना आए, हम भी पीछे होंगे। फिर आप एक और चीज नोट करें, मैं एक हफ्ता पहले फॉलो कर रहा था, चाइना ने जो अपने लेटेस्ट जो उनके सैटेलाइट पिक्चर्स हैं वो रिलीज कर दी थी। एक जॉर्डन का एक वफाक एयर बेस है, वहां पर 52 जहाज फाइटर खड़े थे। वो चाइना के थ्रू हमें पता लग गया कि अमेरिकी जहाज खड़े हैं। C-17 सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट जहाज है दुनिया का, वो वहां खड़े थे। तो रियल टाइम पिक्चर अगर चीन जैसा मुल्क देता रहे, और विदु एक सिस्टम के तहत उन्होंने एक सैटेलाइट के साथ कोलैबोरेशन भी किया हुआ है, अगर ईरान को वो पिक्चर देते रहे, तो जरूरी नहीं है कि चीन ने और रूस ने डायरेक्टली फिजिकली जंप करना है। वो इसकी कैपेसिटी को सस्टेन करते रहेंगे, वो सस्टेन करते रहेंगे। सर, तो कहीं ये कुवैत में गिरने वाले जो F-15 त्यारे के पीछे भी यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं साइबर हमला था। क्या उधर भी साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज चीन की इस्तेमाल हो रही है? तो जी, बुनियादी तौर पर देखिए, जब जंग होती है ना, तो फर्स्ट जो कैजुअलिटी वो सच होता है, यानी वो ट्रूथ जो होता है वो पहला विक्टिम बनता है। यानी पता नहीं लगता कौन सच बोल रहा है, और कुछ फॉग ऑफ वॉर होता है। अब बहुत सारी वर्जन है। एक वर्जन ईरानी कहते हैं कि हमने मारा है, और इनके पास शायद सरफेस टू एयर मिसाइल उन्होंने लिए हों। कोई भी S-300 पॉसिबली इनकी बहुत अरसे से बात चल रही थी, लेकिन वो इन्होंने खुफिया रखे हैं जितनी परचेजेस की हैं। एक वो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी कोई लोग कह रहे हैं कि शायद गलती से कुवैत के अंदर से ये डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया, और कुछ एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये गलती से उनके अपने F-18 जो जहाज है उन्होंने पैनिक में मारा है कि शायद उनकी तरफ कोई मिसाइल आ रहे हैं या जहाज आ रहे हैं, तो उसको मारा है। तो ये पैनिक है, लेकिन जंग के तीसरे दिन ही अपने 3 जहाज मार लेना ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल क्वेश्चन मार्क है आर्म फोर्सेस, खास तौर पर इनकी यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयरफोर्स है। आई थिंक ये आने वाले वक्त में पता लगेगा कि ये क्या हिट हुई है। लेकिन अगर जो भी हुआ है बहुत ज्यादा एट्रिशन शाये हो जाएगी, खास तौर पर अगर उनको ये शक पड़ा कि ईरान ने फायर किया है, तो वो बहुत ज्यादा परहेज करना शुरू कर देंगे इस एरिया में आने वाले, क्योंकि और नुकसान वो ले नहीं सकते, क्योंकि आप दोबारा शूट डाउन करा के तो नहीं कह सकते कि ये भी फ्रेंडली फायर हो गया। बिल्कुल सही।